एवरीवन, आज की कड़ी में हम अपने पहले चक्र यानी कि रूट चक्र, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे, जो हमारे मंदिर की नींव है। सभी नींव पृथ्वी पर टिकी हुई हैं। हम जो कुछ भी करते हैं उसके लिए सार्वभौमिक आधार हमारा शरीर है, और शरीर से जुड़ना पृथ्वी से जुड़ना है। हमारा शरीर हमारी आत्मा का घर है। ये वो चक्र है जो हमें जमीन से जुड़े होने, ब्रह्मांड में विश्वास रखने और यहाँ रहने के हमारे अधिकार की भावना प्रदान करता है। इसे सादृश्य में कहें तो इस प्रकार दिखेगा। यदि आप एक पेड़ होते तो पृथ्वी आपके जीवन का आधार होती, और पौधे को ऊपर की ओर बढ़ने में मदद करने के लिए जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं, तो आपके पैर आपकी जड़ें हैं। ये चक्र संपूर्ण चक्रा सिस्टम की नींव है। यहीं पर हम अपने शरीर के मंदिर के लिए नींव का निर्माण करते हैं। मजबूत नींव के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। रूट चक्र गर्भावस्था में से 12 महीनों के बीच विकसित होता है। इस कारण से इसका विकास लगभग पूरी तरह से हमारे पेरेंट्स और केयर टेकर्स की जिम्मेदारी है। रूट चक्र लाल रंग का स्पाइन के बेस यानी कि रीढ़ के आधार पर है। ये हमें पृथ्वी तत्व से जोड़ता है। इसका मूल अधिकार है यहाँ रहने का अधिकार, और जीवित रहने के लिए हमें जो चाहिए उसे पाने का अधिकार। जब ये पहला चक्र क्षतिग्रस्त हो जाता है तो स्वास्थ्य, धन, आवास या नौकरी की समस्याओं सहित सर्वाइवल इश्यूज हो सकते हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी की बुनियादी भावना गायब हो जाती है, भले ही अस्तित्व के लिए कोई वास्तविक खतरा न हो। जीवन में स्टक महसूस करना, स्वयं को विक्टिम महसूस करना, लो सेल्फ एस्टीम, सुस्ती, अपने शरीर के प्रति घृणा और क्रोध, ये महसूस करना कि आप जैसे हैं उतने अच्छे नहीं हैं। ये आपके शरीर और दुनिया के साथ आपका मौलिक संबंध है। इसीलिए इस संबंध को ठीक करना यानी कि फुलेस्ट पोटेंशियल में जीना है, क्योंकि जब चेतना शरीर से जुड़ती है तो पूरे अस्तित्व में डायनामिक एनर्जी फ्लो होती है। इससे संबंधित बीमारियां हैं बॉवेल, एनस, लार्ज इंटेस्टाइन की बीमारियां, और शरीर के जो भी सॉलिड पार्ट हैं जैसे बोन्स, टीथ, लेग्स, नीज, फीट, हिप्स, इन सभी की समस्याएं भी होती हैं। ईटिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है, या तो व्यक्ति बहुत खाता है या बिल्कुल भी नहीं खाता। फ्रीक्वेंट इलनेस भी इसके कारण होती है, यानी कि शरीर अक्सर बीमार होता रहता है। इसका डीमन फियर है, यानी डर। ये हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंस का रीप्रोग्रामिंग है, क्योंकि जब भी हमारे जीवन में कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं तो फिर से वैसा ही हमारे साथ होगा। ये डर हमारे भीतर जड़ें जमाता है, और अक्सर ये डर जन्म के दौरान या बचपन से आता है। बर्थ ट्रॉमा, जब अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है तब गर्भ में बच्चा महसूस करता है कि वो इस पृथ्वी पर वेलकम नहीं है, इसीलिए वो सबकॉन्शियसली हमेशा अनवांटेड महसूस करता है। या जब बच्चे का जन्म होता है तब किसी प्रकार का ट्रॉमा या खतरा हो, तब बच्चा जीवन के संकट से डर जाता है। इनक्यूबेटर में रहने वाले बच्चों में भी ये देखा गया है, क्योंकि उस समय वो अपनी माता के स्पर्श और दूध से वंचित रहता है। या किसी कारण से बच्चे को जब माता से दूर रखा जाता है तब बच्चे का माँ से फिजिकल बॉन्डिंग कम हो जाती है। या माँ के लापरवाही या जॉब के कारण जब माँ बच्चे से दूर रहती है तब भी इस चक्र का क्षतिग्रस्त होना संभव है। फिजिकल और इमोशनल एबेंडन महसूस करना, यानी कि छोड़ा जाना। जब किसी पेरेंट की मृत्यु हो जाती है या माता पिता का जब डिवोर्स हो जाता है तब भी बच्चे को परित्याग की भावना घेर लेती है। या कभी पनिशमेंट के कारण बच्चे को माता पिता दूर भेज देते हैं तो वो आगे चलकर सिक्योरिटी, फूड, लव्ड वंस और रूटीन के प्रति क्लिंगिंग बिहेवियर रखता है, अर्थात बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। जब किसी बच्चे को गोद लिया जाता है तब भी जन्म देने वाले माता पिता द्वारा उसे छोड़ दिया जाता है, तो जो भी पेरेंट्स इस बच्चे को गोद लेता है उसे एक्स्ट्रा लव और केयर देना चाहिए। नरिशमेंट,
कई बार नरिशमेंट के कारण भी बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो पाता। जब बच्चा खाने के लिए मना करता है तब माता पिता उसे मैनिपुलेट करके जबरदस्ती खाने के लिए मजबूर करते हैं या उसे खाना ही नहीं देते हैं। तो ये दोनों कारण, जबरदस्ती खिलाया जाए या उसे खाने न दिया जाए, तो उस बच्चे में डर आ जाता है। फिजिकल अब्यूज और वायलेंट एनवायरनमेंट, जब घर का वातावरण हिंसक हो और बच्चे पर जब शारीरिक हिंसा होती है तब बच्चे का माइंड उसके शरीर से अलग हो जाता है, अर्थात दर्द के कारण बच्चा अपनी शारीरिक संवेदनाओं से अलग होना सीखता है, जिससे वो बड़े होने पर भी अपने शरीर से जुड़ाव महसूस नहीं कर पाता। पेरेंट्स के डर का प्रतिबिंब भी बच्चे पर अंकित हो जाता है। कई बार बच्चे अपने माता पिता से कुछ ऐसी बातें सुन लेते हैं जिनके प्रति उनके अंदर डर आ जाता है। माता पिता युद्ध के बारे में बात कर रहे हों या अपने परिवार की आर्थिक समस्याओं, जॉब को खो देने के बारे में बात कर रहे हों, तब भी बच्चा उनके डर को अंकित कर देता है कि वो सुरक्षित नहीं है। जब इस चक्र में ऊर्जा कम या अधिक हो जाती है तो इसका परिणाम क्या होता है? जब इस चक्र की ऊर्जा डेफिशिएंसी में चली जाती है, कम हो जाती है, तो व्यक्ति अपने शरीर का रखरखाव नहीं करता, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता, उसका वजन कम रहता है, वो हमेशा डरा हुआ, तनाव में बेचैन रहता है और अपने जीवन के जरूरतों के चीजों के प्रति ध्यान नहीं देता। वो डे ड्रीमिंग करता है, उसका फोकस बहुत ही कमजोर रहता है, वो कम डिसिप्लिन वाला रहता है, उसकी सारी चीजें अव्यवस्थित रहती हैं और उसके जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा आती हैं। और जब ये ऊर्जा एक्सेसिव हो जाती है, अत्यधिक हो जाती है, तब व्यक्ति अपने दिनचर्या यानी रूटीन को ही पसंद करता है। वो अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं चाहता, वो सांसारिक चीजों के संग्रहण के लिए बहुत उत्सुक रहता है, वो लालची होता है, वह मोटा होता है, मोटा न भी हो तो उसका शरीर बहुत कड़ा होता है, उसके में खाने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है और वो अपनी सफलता का मापदंड मनी और इसी के इर्द गिर्द रखता है। वह आध्यात्मिक विषयों के बारे में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता, वो ठोस को प्राथमिकता देता है, रिजिड बाउंड्रीज रहती हैं, बहुत ही लेजी, टायर्ड और स्लो रहता है। जब ये चक्र बैलेंस एनर्जी में रहता है तब व्यक्ति हेल्दी, इंडिपेंडेंट रहता है, आत्मसंतुष्ट रहता है, चाहे जीवन में समस्या हो तो भी उसके में जीवन के प्रति सिक्योरिटी और ट्रस्ट रहता है, अपने शरीर का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, प्रॉस्पेरिटी रहती है और सही आजीविका कमाने की क्षमता होती है। इसकी हीलिंग की जब बात आती है तो 3 पहलुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल। फिजिकल स्तर पर रूट चक्र को संतुलित करने का अर्थ है संतुलन और स्थिरता पर काम करना, साथ ही अपने पैरों को मजबूत करना। साइकोलॉजिकल स्तर पर यह दुनिया में अपनेपन और सुरक्षा की भावना को फिर से पैदा करने के बारे में है और आध्यात्मिक स्तर पर यह प्रकृति और पृथ्वी से जुड़ने और उन्हें अपने घर के रूप में देखने के बारे में है। इस चक्र के बैलेंसिंग में सबसे ज्यादा ग्राउंडिंग का महत्व है। एक हेल्दी रूट चक्र व्यक्ति को ऊर्जावान रूप से जमीन पर रहने की अनुमति देता है और उसे एनवायरनमेंट से जोड़ता है, जिससे स्ट्रेंथ मिलती है। ग्राउंडिंग शरीर में चेतना लाती है और जब चेतना नीचे उतरकर शरीर से जुड़ती है तो व्यक्ति अधिक जागृत और जीवंत महसूस करता है। शारीरिक रूप से यह टांगों और पैरों के माध्यम से होता है। मदर अर्थ से ऊर्जा खींचकर ही ऊपर के चक्रों में मजबूती दी जा सकती है। चूंकि चक्र एनर्जी रीढ़ के आधार पर स्थिर है, इसीलिए एनर्जी को सुचारू रूप से डिस्ट्रीब्यूट और बैलेंस करने के लिए मूवमेंट यानी गति की आवश्यकता होती है। एरोबिक्स, वेट लिफ्टिंग, रनिंग, वॉकिंग, डांसिंग, बेयरफुट वॉकिंग, स्विमिंग, स्ट्रेचिंग, किकिंग जैसे शारीरिक गतिविधियां आमतौर पर अत्यधिक प्रभावशाली होती हैं। जब एनर्जी एक्सेस में हो तो आप जमीन में पैर पटककर एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं या किकिंग भी आप कर सकते हैं। यथासंभव आप अपने पैरों से ही ज्यादा काम करिए। बेयरफुट वॉकिंग हमें इस मदर अर्थ से जोड़ता है। शरीर से
संबंध जोड़ना चाहिए। पूरे शरीर का मसाज करिए, अपने पूरे शरीर को छूना चाहिए, अपने बॉडी लैंग्वेज पर विश्वास करें और अपने शरीर से आप बात करें। आपका शरीर पूरे समय आपको सुन रहा है, इसीलिए जो भी शरीर के अंग में दर्द है उससे बात करें। सुबह और रात्रि अपने शरीर के प्रति ग्रैटिट्यूड और लव को एक्सप्रेस करें और एफर्मेशन के द्वारा भी आप इसका बैलेंस कर सकते हैं। आई एम सपोर्टेड, आई एम ग्राउंडेड, द वर्ल्ड अराउंड मी इज अ सेफ प्लेस, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम एट पीस विद द पीपल एंड थिंग्स अराउंड मी, इट इज सेफ फॉर मी टू बी हियर, द अर्थ सपोर्ट्स मी एंड मीट्स माई नीड। ऐसे बहुत से एफर्मेशन है जिनको आप बोलकर अपने इस चक्र को मजबूत कर सकते हैं। पर कभी भी अपने बॉडी से ओवर आइडेंटिफाइड नहीं होना चाहिए। कई लोग अपने शरीर को पपेट के समान इसका मिसयूज करते हैं, तो न तो हमें ओवर आइडेंटिफाइड होना है और न ही इसकी इम्पोर्टेंस को कम आंकना है। चाहे हम कितने भी आध्यात्मिक हो जाएं और हम जाने कि हम आत्मा है, पर शरीर का महत्व कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। साइकोलॉजिकल हीलिंग के लिए डर का मुकाबला करना है। डर के साथ जीना ही उसे कमजोर करता है। डर के डेमन पर काबू पाना होगा। इसका मतलब है कि सबसे पहले डर को समझना होगा। समझना पर्याप्त नहीं है, अगला स्टेप है कि डर के प्रति जो भी आपके सहज रिएक्शंस हैं उनको रिलीज करना और इंटीग्रेट करना है। क्या डर से आपको भागने और छिपने की इच्छा होती है? क्या ये आपको क्रोधित और सक्रिय बनाता है या पैरालाइज या कंफ्यूज करता है? उन रिस्पॉन्सेस को एक्सप्रेस करने की अनुमति देकर इसके चक्र को तोड़ा जा सकता है और एक स्वस्थ पैटर्न बनाया जा सकता है। लास्टली, व्यक्ति को भविष्य में निपटने के लिए स्ट्रेंथ और रिसोर्सेस विकसित करना चाहिए। इसमें सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना चाहिए, मार्शल आर्ट सीखना चाहिए और अपने कम्युनिकेशन स्किल आदि जैसे अपनी कमी में सुधार जैसी चीजों को करके आप अपने इस डर पर काबू पा सकते हैं। हालांकि ये एक डेमन है, पर यह एक पवित्र शत्रु भी है, एक ऐसी चीज जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। डर सेल्फ प्रिजर्वेशन के सहयोगी के रूप में मौजूद है, जो हमें अपने महत्व और खुद की देखभाल करने की आवश्यकता सिखाता है। केवल जब हम इस डेमन को एक सहयोगी के रूप में स्वीकार करते हैं, तभी अपनी पर्सनालिटी को निखार कर इस पर काबू पा सकते हैं। इस डर के बिना कोई भी मनोवैज्ञानिक विकास नहीं होगा। अर्नेस्ट होम, जिन्होंने साइंस ऑफ माइंड फिलोसफी की स्थापना की, उन्होंने फियर और फेथ दोनों को ही समान गुणों वाला बताया है। डर एक विश्वास है कि कुछ भयानक घटित होगा, जबकि फेथ एक विश्वास है कि कुछ अच्छा होगा। हालांकि परिणाम अलग अलग हैं, कारण एक ही है। दोनों मान्यताएं हैं, बिलीफ हैं, जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं और हमारे फील करने के तरीके को प्रभावित करती हैं। क्योंकि डर भ्रम है, तो यदि हम अनरीजनेबल फियर को अनरीजनेबल फेथ से बदल सकें, तो हम अपने जीवन के प्रति सुरक्षित फील करेंगे। यदि बचपन का कोई ट्रॉमा हो तो आप उसे हील करने की कोशिश करें। अपने मदर से बॉन्डिंग को बढ़ाएं। ट्रस्ट करना भी आप सीखें। विश्वास हमको सुरक्षा और शांति प्रदान करता है। यदि आप आश्वस्त हैं कि दुनिया एक अनुकूल जगह है, तो आपको यह एहसास होगा कि आप जीवित रहेंगे। एरिक्सन ने इस संघर्ष के लिए आशा की भावना को समाधान बताया है। उन्होंने कहा है कि होप हमारी मौलिक इच्छाओं को पाने का विश्वास है। आशा हमें जीवन के बारे में आत्मविश्वास, उत्साह और सकारात्मक सोच देती है। ये आगे बढ़ने के लिए आवश्यक एसेंस है। नेचर में जाएं, जो आपको इस दुनिया में ट्रस्ट करना सिखाएगा, क्योंकि कोई भी पशु पक्षी मानव की तरह चिंता नहीं करता और आनंदित रहता है। मेडिटेशन, ये आपको स्वयं से जोड़ता है। जब व्यक्ति मेडिटेशन शुरू करता है तो पहली चोट मूलाधार में पड़ती है और जैसे जैसे अभ्यास जारी रखा जाता है, इस चक्र में एनर्जी बढ़ती है और बैलेंस होकर आगे ऊपर के चक्र में जाती है, जो आपके संपूर्ण स्वास्थ्य में मदद करेगी। तो रेगुलर मेडिटेशन इस चक्र को बैलेंस करने का सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ उपाय है। मेडिटेशन नियमित रूप से करिए।
योगा के कुछ आसन और मुद्राएं भी हैं जो इस चक्र को बैलेंस करने में मदद करती हैं। आप उनको सर्च करके अभ्यास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आज रूट चक्र के बारे में जाना। अगली कड़ी में हम अपने सेकंड चक्र यानी स्वादिष्ठान चक्र के बारे में जानेंगे जो हमारी भावनाओं का केंद्र है। थैंक यू।